अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की मजम्मत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक 80 साल सियासतदान और अलहदगी पसंद मसरत आलम में अब कोई फर्क नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की बर्खास्तगी से चंद दिन कबल खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फारूक अब्दुल्ला से अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। सवाल यह है कि जिस शख्स से वज़ीर-ए-आज़म ने एक माह कबल मुलाकात की हो वो किस तरह अचानक पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा बन सकता है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि 5 अगस्त को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुतालिक पार्लियामेंट में गलत बयानी की और कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही महरूस रखा गया है। सदर मजलिस ने गुज़िश्ता 43 दिन से कश्मीर में कर्फ्यू जैसे हालात के लिए मरकज़ को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो लोगों को घरों में बंद रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। देखिए, पार्लियामेंट में 370 बिल के एब्रोगेशन का बिल लाने से पहले फारूक अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री ने बैठकर मुलाकात की, वो सारी दुनिया ने देखा। अब फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कैसा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता, वो थ्रेट कैसा होगा देश के लिए। जब प्रधानमंत्री को अगर किसी से खतरा होगा तो प्रधानमंत्री क्यों मिले फारूक अब्दुल्ला से। दूसरी बात, अमित शाह होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में चीख मार कर बोलते रहे कि ना उनको डिटेन किया गया, ना अरेस्ट किया गया। अब आप बताइए, आप झूठ बोल रहे थे क्या जब आप। तीसरी बात, मसरत आलम तो एक नॉन सेपरेटिस्ट है, तो फारूक अब्दुल्ला एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, तो फारूक अब्दुल्ला को और मसरत आलम को आपने दोनों को मिला दिया और उन पर भी PS है, इन पर भी PS है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ड्रैकोनियन एक्ट वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर 80 साल का एक ज़ईफ़ शख्स, उससे डर हो रहा है आपको। तो इसका मतलब ये है कि आप कश्मीर में कोई नॉर्मलसी है ही नहीं। आप जो बोल रहे हो सरासर झूठ है कि सब खुल गया। जब एक 80 साल का चीफ मिनिस्टर और PSA लगा रहे आप, तो कहाँ की नॉर्मलसी वहाँ पर। तो इससे पूरा जाहिर हो रहा है कि आपने मिसअप कर दिया पूरा वहाँ पर। मसरत आलम को और फारूक अब्दुल्ला को आपने एक ही सफ़ में लाके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री एक दिन पहले पार्लियामेंट में बिल आने से पहले मिलते हैं, उस वक्त थ्रेट नहीं थे। होम मिनिस्टर अमित शाह पुकार कर गए थे पार्लियामेंट में कि फारूक अब्दुल्ला का अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। अब क्या हुआ? अरे, और हेबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या रहेगा बाकी? फिर अब अल्लाह ही जाने हेबियस कॉर्पस का माने क्या निकलने वाले। सर, और एक बात, ये आज एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा चीफ जस्टिस से कि वहाँ पर जाकर कोई पिटीशन नहीं डाल सकता। उसके ऊपर चीफ जस्टिस काफ़ी सीरियस भी हुए। अब क्या बोले, क्या जुवेनाइल सेंटर्स का मायना करा लें? हम तो उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना दे और कश्मीर में जितने जुवेनाइल सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर देखें। जहाँ पर 100 बच्चे रहने की जगह है वहाँ पर 500 बच्चे रह रहे हैं, जहाँ पर 10 की रहने की जगह वहाँ पर 200 रह रहे हैं। तो क्या जुवेनाइल एक्ट अप्लाई नहीं हुआ कश्मीर? अब तो हम 370 एब्रोगेट करें तो हर एक्ट वहाँ पर अप्लाई होता है, तो फिर क्यों नहीं जुवेनाइल जस्टिस हो रहा वहाँ पर? ये बात बिल्कुल सही है। 14 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको 2-3 दिन रख कर पीट कर मारते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर उनके माँ बाप को बुला के हवाले कर देता। भाई कुछ तो डिफरेंस करिए। जब कानून जुवेनाइल जस्टिस का है तो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा वहाँ पर? गुलाम नबी आज़ाद को भी परमिशन मिली है 4 डिस्ट्रिक्ट। ये मोदी सरकार ने जो मेस कर दिया है कश्मीर में, ये इसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि एक्स चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में जाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट से जाके भीख मांगना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट उनसे कह रहा है कि जाइए मगर पॉलिटिक्स मत करिए। क्यों नहीं करेंगे पॉलिटिक्स? वो क्या गुलाम नबी आज़ाद कोई फिलोसोफर है? गुलाम नबी आज़ाद कोई साइंटिस्ट है? वो पॉलिटिशियन है, MP है। ये हाल करके रख दिए कि एक्स चीफ मिनिस्टर को जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर परमिशन लेना पड़ रहा। ये तो बता रहा है कि पूरा मेस कर दिए लोग। और इसकी जीती जाती एग्जाम्पल है कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। ये झूठ कह रहे हैं नॉर्मलसी है वहाँ पर। अगर नॉर्मलसी होती तो एक एक्स चीफ मिनिस्टर को क्यों परमिशन लेना पड़ता? सुप्रीम कोर्ट के पास जाना क्यों पड़ता? एज एन एक्स चीफ मिनिस्टर, एज एन MP फ्रॉम, जो MP है वहाँ के हैं वो जा सकते थे, मगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ रहा। और पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें,
क्यों ना लें पॉलिटिक्स में हिस्सा, बताइए आप। इसका मतलब ये है कि सरकार वहाँ पर नॉर्मलसी नहीं है, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे आप, क्योंकि फारूक, अगर गुलाम नबी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो गुलाम नबी क्या करेंगे वहाँ पर जाकर? अगर गुलाम नबी एक चीफ मिनिस्टर है, वो पॉलिटिशियन है, वो उनके पार्टी के लीडर हैं, तो वहाँ पर जाकर के जिंदा लाश की तरह देख कर आएंगे। अजीब माहौल है वहाँ पर, अजीब ये चीज़ें हो रही हैं। Sir, Farooq Abdullah was detained under PSA, and now Supreme Court has said that he should be produced in front of court on September 30th. How you see the entire? Has the Supreme Court said that he should be produced? Has the Supreme Court said that he should be produced? Yeah, Supreme Court on Monday directed the center to present Farooq Abdullah on September 30th. Well, if that is the order, then the government should produce him. Otherwise, then the purpose of habeas corpus would be futile. But I condemn the usage of PSA against Farooq Abdullah. It is a draconian act, the whole world knows. A day before abrogation of Article 370, the Prime Minister of India met Farooq Abdullah. When the Prime Minister meets anyone, how can he be a threat to India? When the Home Minister Amit Shah in Lok Sabha, he kept on saying that Farooq Abdullah is neither arrested nor detained. If that is the case, why a PSA has been applied to him? Thirdly, an ex-chief minister, an 80-year-old man, Masarat Alam, also the PSA, he is detained under PSA, and Farooq Abdullah also is detained under PSA. What is the message you are sending to all the politicians and the political activists who have been voting and participating and keeping the democratic flag of India alive? Now Farooq Abdullah and Masarat Alam have been put in one group. This clearly shows that this government has no plan A, plan B, plan C. They have acted in haste, and the people of Kashmir are repenting in leisure because of this government. We have seen before the scrapping of 370, Prime Minister himself met Farooq Abdullah at his. That is what I have just told you, that before the abrogation of 370 in Lok Sabha or in Rajya Sabha, the Prime Minister of the country meets Farooq Abdullah. Was he not a threat to the country at that time? Then how did the Prime Minister meet him? Didn't Amit Shah say, kept on saying in Lok Sabha that Farooq Abdullah is either arrested or detained? After a month or 40 days, you apply PSA on him, and then you put Farooq Abdullah and Masarat Alam in one group. Amazing. This is very sad state of affairs, and it is condemnable that an ex-chief minister, an 80-year-old man, is a threat to India. Again, another former Chief Minister of J&K, Ghulam Nabi Azad, he had to approach Apex Court to get permission. This is very sad state of affairs. It shows that there is no normalcy in Kashmir. If an ex-chief minister of a state to visit his own state, he is a member of parliament of that area, to go to his state, he has to go and beg to the Supreme Court that please allow me to go, and then don't do politics. He's a politician. If everything is normal, why can't you allow normal politics? If the government claims everything is normal, why can't politics be done? Because now fundamental rights apply to J&K or Kashmir also. After abrogation of 370, fundamental rights apply. Isn't freedom of expression, freedom to voice your opinion, isn't part of Indian Constitution? It clearly shows that the government has messed up, that an ex-chief minister to go to his own state, the government is contradicting themselves, and they are saying that you are lying through your teeth, because at one point you say everything is normal. You say out of so many police stations everything is normalcy restored. Then why should a ex-chief minister go to Supreme Court and ask for permission? This clearly shows that there is no normalcy over there. Earlier, sir, we have seen you visiting J&K as a all-party delegation. You demand government should allow all-party delegation to visit all. I have no face to go to Kashmir. Twice I had gone there, and twice we had spoken to the people who believed in Indian democracy, who contested in elections, who laid down their lives despite threats from separatists and terrorists. Now you have arrested all of them, you have detained all of them, you have applied PSA on ex-chief minister.
an ex-chief minister to go to Kashmir has to go and beg the Supreme Court. With what face can anyone go to Kashmir and tell them what? I cannot go to Kashmir. Sir, there's a petition to Supreme Court by BJP for live streaming and audio recordings of proceedings in Ayodhya case. What is your take on Let that? the Supreme Court decide who am I. I am not the Chief Justice of India. And Uddhav Thackeray has actually spoken today on Ram Mandir saying it will be a big thing for us if we will be able to lay the first brick for Ram Mandir. He's speaking as right before Maharashtra elections. What is your take on that? Well, maybe Uddhav Thackeray should go to Supreme Court and say the same thing to the honorable bench which is hearing. Why are you asking for him? Let him go and say this to the Supreme Court and see what the reaction would be. They break up the issue right before. No. Let the, I hope that Supreme Court takes notice of this. We have seen the time and again before election, whether it's a parliamentary election or a state election, we see Ram Mandir issue taking the headlines or all the leaders of ruling parties speaking on Ram Mandir issue. Why? Well, you see, the BJP and the NDA have no answer to rapid rising unemployment in India. They have no answer to factories being closed down. They have no answer to 10 lakh people being laid off in automobile industry. They have no answer to media people being given pink slip. They have no answer to the economic problem of this country. So it is convenient for BJP to rake up all these issues so that the people's minds will be diverted. The real issue is economy, which BJP has completely failed. Amid all these crises or all these allegations of unemployment, the Prime Minister is going to have a mega meeting in the USA. He'll have a public meeting alongside with USA President, Mr. Trump, in Houston. How you see this whole preparation and whole Trump and Modi sharing the same time? और उसमें हाउडी मोदी बोल के भी उसका जो हैशटैग लगाया गया है. ट्रेड का तो मसला हल नहीं हो रहा अमेरिका से हमारा, मगर स्टेज तो आप दोनों एक साथ शेयर करेंगे. अजीब व गरीब मामला है. ट्रेड का मसला हल ही नहीं हो रहा. यूएस और चाइना का जो ट्रेड का मसला है उससे हमारे कंट्री के इकनॉमी पे उस पर इफेक्ट पड़ रहा है. अफ़गानिस्तान में यूएस क्या करने वाला है नहीं मालूम, मगर हमको भी इससे ख़तरा लायक है. मगर आप स्टेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, करिए. सेंट फ्रांसिस कॉलेज वाक़े बेगमपेट में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब कॉलेज के तालिबात ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ ड्रेस कोड लगाए जाने पर एहतजाज किया. सैकड़ों की तादाद में तालिबात ने उस वक्त एहतजाज में ऊंची आवाज बुलंद की कि जब चंद तालिबात को घुटनों से ऊपर कुर्ता ना पहनने पर इंतजामिया की जानिब से घर वापस किया जा रहा था. बताया जाता है कि ये रूल 21 अगस्त से लागू किया गया था. छोटे कपड़े पहनने पर कॉलेज से मुअत्तल किया जाने की धमकी भी दी जा रही थी. ताज्जुब की बात यह है कि लंबे कुर्ते के खिलाफ एहतजाज में शामिल तमाम तालिबात लंबे कुर्ते में मलबूस थी. पंजागुट्टा पुलिस की जानिब से हालात को काबू में करने की कोशिश की गई. शाम देर गए कॉलेज इंतजामिया ने छोटे कुर्ते पहनने पर जो पाबंदी आयद की थी उससे दस्तबरदारी हासिल कर ली. As an alumni and as a student from your friends, what is the current scene? So there are many demands that I can talk about, but like one of the main demands is like focus on the education. Like I'm a mass comm student. A lot of times teachers didn't even turn up to college. Like I myself have a very bad attendance, but the other girls will always keep cribbing about how we're coming to college, and yet we don't have the faculty coming to our classes. We would not even get marked even when we're in college. So come to class regularly, teach us properly, give us good facilities, clean the wash, keep the washrooms clean, do something about it. Don't crib on our clothing. How is it affecting our clothing? Aren't regulars, aren't lecturers regular with the classes?
a few of them are not regular. Like personally, I'm talking about my class. I'm from DS, so a few are not regular. So we had a really big issue. We had a problem with this. We never finished our syllabus on time, like a few subjects. It was always running. मशरकी गोदावरी में कल हुए कश्ती के हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 10 अफराद के गुरखाब हो जाने का अंदेशा है। बताया जाता है कि शहर से 20 अफराद तफरी के लिए पापी कुंडलू हिल्स को गए हुए थे और वो इस बदनसीब कश्ती में सवार थे। इनमें बोडुप्पल की ज्योति, उनके रिटायर्ड शौहर जानकीराम और ख़ानदान के 4 अफराद भी शामिल थे। जानकीराम महफूज हैं, लेकिन उनकी बीवी ज्योति और ख़ानदान के दीगर 4 अफराद का अब तक कोई पता नहीं चल सका। लापता अफराद में माधवपुर में जिम के ट्रेनर और गोलकुंडा के रहने वाले अब्दुल सैफ और तालिब पटेल भी हैं। रामप्पा चौदावरम के इंस्पेक्टर वेंकटराव ने बताया कि कश्ती में हैदराबाद के 21 अफराद सवार थे, उनमें से 11 को बचा लिया गया है। इसी दौरान शेखपेट के लापता तालिब पटेल के चीचा ने मीडिया से बातचीत करते हुए हुकूमत से तलाश के काम में शिद्दत पैदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि हादसे की इत्तला मिलने के बाद पूरे खानदान में गम की लहर दौड़ गई। मैं बच्चे का चीचा बात कर रहा हूँ, मोहम्मद मोइनुद्दीन। उनके वालिद साहब का नाम जो है मोहम्मद अलीमुद्दीन है। जल्द से जल्द जो है कुछ कोशिश करो भाई। अब हुकूमत से क्या चाहते हैं आप? कोशिश करो बोलते नहीं, हुकूमत से क्या चाहते हैं आप? बच्चे का क्या नाम है? तालिब पटेल है जी। जल्द से जल्द आप जो है कुछ कोशिश करके हमारे मालूम करो। होम मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब, केसीआर साहब से क्या मुताबिला है आपका? तो मैं क्या हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता क्या है। आपको कब मालूम हुआ ये के बारे में? कल मालूम हुआ, बड़ा बेटा बोला मेरे को। जी जी। कब से मिसिंग है बच्चा? कल गए थे, कल फ्राइडे के दिन गए थे। फ्राइडे से जुम्मे के संडे के दिन भी बात करें, सैटरडे के दिन भी बात करें। संडे के दिन 9:30 को बात करें, कॉल करके बात करें। फिर आधा घंटा बात करें, मैं जाके पहुँच के कॉल करता हूँ। बल्कि बोला इसका 10 को उनका लास्ट सीन था, उनका व्हाट्सएप का लास्ट सीन था। उसका फिर मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मॉर्निंग संडे से नहीं आया। 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम मालूम हुआ हम लोगों को ऐसी कैफियत है। तो फिर 8 बजे पुलिस वाले आए थे बात करने के लिए, पूछे करे अपना 7:30 फिर मालूम हुआ। तो आधार कार्ड ले लेके हम लोग निकले, पूरे जने गए थे वहाँ पर। वही लोग पूरे गए हुए हैं वहाँ पर। तो अभी तक पूरे वहीं से चला मालूम होने के बाद क्या है कहने, फिर अपडेट आप लोग दिए बाद में हमने चला क्या है कहने देखेंगे। क्या होना आपको बच्चे? तालिब मेरा जरा वही है बच्चा। आप ताया होना, चिचरा जी जी। भतीजा होना, भाई का भतीजा है छोटा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बहादुरपुरा के बग्गी शरीफ के असम्बली मौजम खान ने अपने हल्के बहादुरपुरा और कारवान में गंदा पानी सरबराह करने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि कई शहरी आलूदा पानी इस्तेमाल करने से बीमार पड़ रहे हैं।
वाटर वर्क्स को जानिब मुतवज्जो किया गया मगर इसका मुस्तकिल कोई हल नहीं निकला। मोहम्मद मोहसन खान। स्पीकर सर, आपके ज़रिए मैं म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ कि आज शहर हैदराबाद में या वो कारवान होने दीजिए या नामपल्ली होने दीजिए या बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी होने दीजिए, सारे शहर में हर महल्लों के अंदर पानी में पोल्यूशन आ रहा है और उस चीज़ को हल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाम में एक बेचैनी है। उससे बीमारियों का आज जो सिलसिला चल रहा है, बुखारा और डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, पानी में पोल्यूशन आने की तरफ से भी पब्लिक में काफ़ी बेचैनी है। और एक चीज़ मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद के अंदर है और हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल है, और मुझे अफसोस से ये मिनिस्टर साहब को कहना पड़ रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो एरिया है, गुंटाल शाह बाबा दरगाह का इलाका, नवाब साहब कुंटा का इलाका, अच्छी रेड्डी नगर, फातिमा नगर, फारूक नगर जैसे इलाकों में पिछले 5 साल से मैं कंटिन्यू वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से नुमाइंदगी कर रहा हूं कि इस इलाकों में 9 दिन 8 दिन में एक वक्त पानी की सप्लाई होती है। आप ताजुब होना चाहिए, शहर हैदराबाद के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 9 दिन में एक वक्त पानी की सप्लाई दिया जा रहा है, और उसके लिए वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को हम कंटिन्यूस एक संगात पीछा लगकर एक जगह ढूंढकर निकाले हैं जहां 2000 गज जमीन निकली है, वहां पर रिजर्वर बनाने के लिए। और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट यह कहता है कि एसडीपी फंड के तहत जब पैसा आएगा वो तो रिजर्वर बनाया जाएगा। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं कि आवाम को जिस तरीके से इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए आप इमीडिएटली एक रिजर्वर बनाइए और वहां की पब्लिक का और वहां की आवाम का मसला दूर कीजिए। शुक्रिया। नोमల నరసింహయ్య గారు। మౌజం ఖాన్ గారు పొల్యూషన్ గురించి కానీ ఆ వాటర్ సప్లై గురించి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష। తప్పకుండా మౌజం ఖాన్ గారిని आपके लेटर पैड में जो एरिया में ये इश्यूज है एक बार वो ना बोला तो हम दौरा करेंगे, वो इशू को हल करने के लिए प्रयास करें। चंद्रयानगुट्टा पुलिस ने नकबजनी की 9 वारदातों में मुलविस बंदलागुड़े के रहने वाले कैब ड्राइवर 29 साल मोहम्मद समीर उर्फ लाला को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से आधा किलो तलाई जेवरात, 1 किलो चांदी के जेवरात, एक एलईडी टीवी और 2000 सऊदी रियाल जुमला मालियत 25 लाख रुपए बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि एराकुंटा चौराहे पर आज सुबह पेट्रोलिंग के दौरान समीर को मुश्तबा हालत में घूमते हुए पाया गया। उन्होंने बताया कि समीर को मसरूका 2 व्हीलर खरीदने पर पहले चामीना पुलिस भी गिरफ्तार कर चुकी है। वो मसरूका जेवरात बेचकर पूरी रकम शराब और जुए पर खर्च करता था। इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर की निगरानी में क्राइम टीम ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से साउथ जोन चंद्रायनगुट्टा के ऑफिसर्स एक नोटोरियस हाउस थेफ्ट ऑफेंडर को अरेस्ट किए, जिसका कि इन्वॉल्वमेंट क्राइम नंबर 314/19 अंडर सेक्शन 457 380 आईपीसी में था। उसके पास से रिकवरी आइटम जो आपके सामने आज पेश किया गया है, उसमें 520 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, 1040 ग्राम्स ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, 1 सोनी LCD टीवी और 2000 रियाल कैश, जिसका टोटल मिलाकर कन्वर्टिंग इनटू इंडियन करेंसी ऑल वर्थ 25 लाख रुपीस। ये पूरा ऑपरेशन हमारे एडिशनल DCP फलकनुमा MA रशीद के लीडरशिप में चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर रुद्र भास्कर और ख़ास करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्राइम सब इंस्पेक्टर ऑफिसर M कोंडल राव, जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया इसमें, PC प्रशांत, Y निखिल साई, जब उस एरिया में पीली दरगाह एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे आज सुबह। ये पेट्रोलिंग का मकसद था प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट केसेस। तो उसमें एक एराकुंटा क्रॉस रोड के पास एक सस्पिशियस, एक डाउटफुल आदमी उनको दिखा, और जब उनका फ्रिस्किंग किए ये लोग तो उनके पॉकेट से एक गोल्ड ऑर्नामेंट मिला। बाद में उसको ये लोग चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में ले जाकर इंट्रोगेट किए, और उसके बाद से पता चला कि
ये 9 हाउस थेफ्ट केसेस में इन्वॉल्व है और ये पूरा आइटम के साथ एक ख़ास बात उसके इंट्रोगेशन में निकला कि एक स्क्रू ड्राइवर और एक हैमर जिसका यूज़ वो गेट को ओपन करने में, विंडोज़ को ओपन करने में या लॉक ब्रेक करने में यूज़ करता था, टूल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्राइम, उसका भी रिकवरी हुआ। ये क्रिमिनल का डिटेल मोहम्मद समीर एलियस लाला, एज 36 ईयर, ये इसका पेशा है कार ड्राइवर, बंडलागुड़ा चंद्रायन गुट्टा का रहने वाला है और ये बहुत सारे केस में जो कि 2015, 2016, 2018, 2019 पूरा ये चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन का केसेस में ये इन्वॉल्व है। ये लगभग 10 साल पहले इधर आया हैदराबाद में चार मीनार के पास और जेल भी गया इसके पहले। जेल से निकलने के बाद ये सऊदी भी गया, वहाँ ड्राइविंग का जॉब किया, लेकिन वहाँ इसको दिल नहीं लगा और वहाँ से फिर ये वापस आया और बाद में अगेन ये अपना प्रॉपर्टी क्राइम शुरू किया। ये पिछले 5 साल में लगभग 9 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस किए हैं जिसमें टोटल लॉस 28 लाख रुपीस का है। तो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे ये सभी ऑफिसर को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ऐसे समय में मीडिया के तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पब्लिक को, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, बिजनेस कम्युनिटी को कि हमारे हैदराबाद सिटी में जो आज सीसीटीवी कैमरा में कंट्री में नंबर 1 है, आज की तारीख में हैदराबाद शहर में 3 लाख से ज़्यादा कैमराज ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट है 10 लाख। हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा तीनों कमिश्नरेट को मिलाकर जल्द से जल्द हम लोग टारगेट 10 लाख को अचीव करेंगे, जिससे कि क्राइम रिडक्शन बिल्कुल इतना ज़्यादा होगा कि पब्लिक में बहुत खुशी होनी चाहिए। इसके लिए मीडिया का सपोर्ट, प्रिंट मीडिया का सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सपोर्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके तरफ से अगर एक अवेयरनेस कैंपेन हो कि सीसीटीवी और नेनू सैतम कैमरा से क्या फ़ायदा है, हाउ इट हेल्प्स नॉट ओनली इन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बट ऑल्सो डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ये दोनों में फ़ायदा होता है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं आपके मार्फत से मैं पब्लिक से अपील करता हूँ कि वो इसमें इनिशिएटिव लें। दैट इज़ ऑल। आप लोग जानना चाहेंगे इनके बारे में, ये आज सुबह बंजारा हिल में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें गुंटूर के रहने वाले చెప్తాను తెలుగులో కూడా చెప్తాను गुंटूर के रहने वाले डॉक्टर कोडेला शिव प्रसाद राव जो सीनियर लीडर, सीनियर पॉलिटिशियन थे, जिनका एज लगभग 72 ईयर्स था और वो बहुत बार लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स रहे हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी थे और फॉर्मर स्पीकर भी रहे। बसव तारका हॉस्पिटल में उनको जब लाया गया, डॉक्टरों ने जब उनको एग्ज़ामिन करने के बाद उनको डेड डिक्लेयर किया और उसके बाद हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से इमीडिएटली जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया, जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे, तो उसी के तहत सबसे पहले हमारे डीसीपी वेस्ट जोन जॉइंट सीपी AR श्रीनिवास इमीडिएटली पहुँचे हॉस्पिटल के पास और डिपार्टमेंट के तरफ से ACP गोशा महल नरेंद्र रेड्डी ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड कॉर्डनिंग ऑफ द सीन, इसके लिए रोड नंबर 7 ईरानियन काउंसलेट के बगल में इनका रेसिडेंस है, वहाँ पे हमारे ACP गोशा महल को तुरंत वहाँ भेजा गया और उसी के साथ ACP आसिफ नगर उनको बसव तारका हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पे कुछ क्राउड फॉर्मेशन था, तो बाहर क्राउड कंट्रोल और इसके लिए, और हमारे DCP भी तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ डॉक्टर लोग से बात किए। इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग हर प्रिकॉशन लेंगे एंड बिल्कुल ऑन साइंटिफिक स्केल, साइंटिफिक तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो किया जाएगा। अभी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में बॉडी को शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम बसव तारका हॉस्पिटल और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा और एज़ पर द प्रोसीजर टीम ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा। फिर उसमें एंटायर प्रोसीडिंग्स विल बी वीडियो रिकॉर्डेड और हमारे ACP बंजारा हिल KS राव उनको ये केस का इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, तो ये पूरा केस इट विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय KS राव
और उनके असिस्टेंस के लिए हमारे क्लूज टीम, टेक्निकल टीम्स, स्पेशलाइज टीम, ये सब उनको असिस्ट करेगी। और जिस तरीके से जैसा एविडेंस आगे आएगा, एविडेंस के हिसाब से आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको समय समय पर उसकी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।